जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रूफ ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय राज व्यवस्था है जो उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से मैंने 6 से 7 पार्ट डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के वीडियो का जो हमारा विषय है वह है अपने भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा या पहली बार इस चैनल को या पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा और उसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है क्योंकि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, किस आर्टिकल में इसके बारे में दिया, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसकी शक्तियों के बारे में, इसकी पावर के बारे में, क्या इसके अधिकार क्षेत्र है, कार्य और कौन से इसके कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, क्या कर्तव्य है इसका, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्या इसके कार्य क्षेत्र है, तो ये जो कानूनी विषयों पर परामर्श देना है ये इसका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इनका जो कार्य है, ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अभी हमने बोला था कि हम नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 76, ठीक है, अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति के बारे में दिया गया है। 76(1) है एक्चुअली में, ठीक है, पर क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं आता है। इतना पूछता है कि अनुच्छेद 76 या आर्टिकल 76 किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 76 जो है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? एक बात मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है महान्यायवादी, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर महान्यायवादी होगा, तो आप बोर मत होइएगा, है ना। बस लेकिन महान्यायवादी के क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या क्या कर्तव्य क्षेत्र हैं और कैसे इनकी नियुक्ति होती है, उन सभी को हम डिस्कस। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, ठीक है, बहुत एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि महान्यायवादी से बहुत गिनती के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बहुत तरीके से इनको ढूंढा है, इसलिए ये वीडियो लाने में इतना समय लग गया। ठीक है, तो जो भी इसमें से अपना क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आपको अंत तक देखना है वीडियो को। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। अब ये किस आर्टिकल में दिया गया है कि भैया तुम संसद के सदस्य तो नहीं हो परंतु तुम वहाँ पर अपना अधिकार दे सकते हो, मतलब वहाँ पर अपना मत व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80 या अनुच्छेद 80 जो है वह इसके मतलब कर्तव्य या कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है कि ये संसद का सदस्य नहीं है परंतु वहाँ पर यह अपने परामर्श को सामने रख सकता है। तो ये अनुच्छेद 80 के तहत होता है। फिर हम बढ़ते हैं, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका भी राइट आंसर है महान्यायवादी। ये क्वेश्चनों को पूछने का तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक ऐसा भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि यह महान्यायवादी के कर्तव्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है?
यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, रख सकता है। अभी मैंने बताया आर्टिकल 80 के तहत ये शक्ति इसको दी गई है, ठीक है। सिर्फ ये अपना वक्तव्य रख सकता है, ना कि वह अपना किसी भी मतलब मुद्दे पर अपना मत दे सकता है, कि जैसे अपन वोटिंग करते हैं तो वोटिंग करने का इसको अधिकार वहाँ पर नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, जिसे हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इन सब पर क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा लगाई जाती है और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, मतलब महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है कि ऐसी ऐसी बात है, आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, ठीक है। परंतु इनके कार्य क्षेत्र में या इनके संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि जो संसद इसमें हाथ डाल सके। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही ये हटाए जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो इसके कार्यकाल के कोई मतलब देखा जाए तो कोई विशेष अपना क्या कहना चाहिए, डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितना है। बस ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति का मन होगा तब तक ये कार्यरत रहेंगे। जब राष्ट्रपति को लगेगा कि हमें अटॉर्नी जनरल चेंज करना है तो वह दूसरे अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर देंगे। अब एक चीज़ और होती है कि इनकी योग्यता क्या है अटॉर्नी जनरल बनने की। तो जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की योग्यता क्या होती है? या तो वह 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ठीक है। या तो वह 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज का कार्य किया हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या हो गई, योग्यताएं हो गई। यही योग्यता अटॉर्नी जनरल के लिए भी एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि या तो वह 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो या 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील के तौर पर कार्य किया हो। तो यही अपने लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह भी हमने देखा, सही है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, यह भी बिल्कुल सही है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, यह भी सही है। तो बचा कौन? ऑप्शन डी। जैसा कि मैंने बताया था कि इसे मत देने का अधिकार नहीं है, और ऑप्शन डी में यही कह रहा है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसमें प्राप्त है लिखा है तो उसको प्राप्त नहीं है, आपको इतनी बातें दिमाग में रखते हुए चलना है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपए वेतन मिलता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 19,000 है। ये पूछा गया क्वेश्चन है उस समय का। अभी आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो कार्य है सब कुछ राष्ट्रपति के अंडर में है। तो कितनी पेमेंट देना है, कब तक इसका कार्यकाल है, ये सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ना कहीं इसके वेतन तनख्वाह जो मंथली इनकम होती है इस पद के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितना वेतन देना है, कितना कार्यकाल है, ठीक है। बस वह राष्ट्रपति हैं, जब नियुक्त करते हैं तो उस समय बता दिया जाता है कि कितने समय तक रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगेगा तो वह जैसे 3 वर्ष निर्धारित किया गया। अभी जो अपने अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल हैं, जिनको प्रणब मुखर्जी ने 2017 में चुना था, ठीक है, मतलब नियुक्त किया था। और उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। अब इनका 3 वर्ष का कार्यरत पूर्ण होने वाला है, परंतु अब जैसे अगर उनको लगेगा तो वह कार्य को मतलब कार्यकाल के पूर्ण होने के पहले भी हटा सकते हैं और कार्य के बाद मतलब वापस से और भी उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें जो हैं सब कुछ राष्ट्रपति के अंडर में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हर चीज़ राष्ट्रपति ही इनके लिए करता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम महान्यायवादी इनमें से कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो इसका भी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, MC सीतलवाड़। ये सबसे लंबा कार्यकाल इनका था, ठीक है। कब से कब तक था? यदि आप कमेंट करके बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा तो यदि किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सीधा कुछ नहीं करना, #PF Learning सर्च करना, आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा,
ठीक है, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा यदि किसी को डाउट होगा, वरना आप सभी तैयारी करते हैं तब तो आपको पता होगा कि कौन सा कार्यकाल किसका था। बाकी जो भी डाउट होगा मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। फिर हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि के वेणुगोपाल कौन है, के वेणुगोपाल जो है क्या है, अपने भारत के अभी वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो एक क्वेश्चन इनसे और ये बन सकता है कि कौन से नंबर के हैं, ठीक है, कौन से नंबर के मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो क्योंकि आजकल जो एक क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है ना, सीरीज या उनका क्रम जरूर पूछ रहा है कि वे कौन से नंबर के हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 15th नंबर के हैं, कौन से 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं भारत के, ठीक है। फिर एक पद का नाम आपने और सुना होगा, उस पद का नाम है सॉलिसिटर जनरल। कौन है, सॉलिसिटर जनरल। ये क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल जो अभी वर्तमान में है उनकी बात अगर हम कर लें तो तुषार मेहता जो हैं अभी वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनका कार्य क्या होता है, अब जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी पद है इस पर इतना कार्यभार होता है कि अकेले किसी भी कार्य को हैंडल नहीं कर सकते। तो इनके सहायक पद के रूप में सॉलिसिटर जनरल पद की मतलब गठन किया गया और वहाँ पर भी एक व्यक्ति बैठाया जाता है और जो महान्यायवादी पद के लिए एलिजिबिलिटी होती है वही एलिजिबिलिटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है, इतनी बातें आपको ये याद रखना है। और सॉलिसिटर जनरल होता क्या है, किस लिए बनाया गया है, तो भारत के महान्यायवादी के कार्यभार को संभालने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की गई है या पद को गठित किया गया है। तो ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत के महान्यायवादी से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे वहाँ भी बता सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो पेज आपको #PF Learning के नाम से सर्च करने पर भी मिल जाएगा, जिसे आप जाकर एक बार में फॉलो कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।